May I come in, sir? Please come in. Good evening, sir. Please take your seat. Thank you, sir. Please give a brief introduction. आपका माध्यम हिंदी है? जी सर। सर मेरा नाम राजेश कुमार मीना है और मैं राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर ज़िले से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के राजकीय विद्यालय से हुई है और उसके पश्चात मैंने स्नातक 2013 में ISM धनबाद से पेट्रोल इंजन के विषय में किया था। और सर कुछ समय के लिए मैंने अपनी सेवाएं राजस्थान लेखा सेवा में दी थी और वर्तमान समय में SDO चाकसू जयपुर में पदस्थापित हूँ। सर मेरी हॉबी प्लेइंग बैडमिंटन और जॉगिंग है सर। अच्छा, आप अभी वर्तमान में पोस्टेड राजस्थान में हैं? जी सर। ठीक है। और अभी आप IRTS में ये सिलेक्शन हो चुका है आपका? हाँ सर लास्ट। इसमें अभी आप लीव पे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया? सर इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। राजस्थान ऑडिट सर्विस में आप? सर मैं अभी SDM? जी सर। अच्छा, काफ़ी अच्छा है, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। सर तो आपने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से फिर आप आए राजस्थान, फिर आए IRTS। आपकी जॉब प्रेफरेंस में है फर्स्ट 5 ईयर। जी। आप निरंतर अपने इंजीनियरिंग के पश्चात इंजीनियरिंग सेवा का चयन क्यों नहीं किया और आप सिविल सेवा की ओर क्यों आ गए? क्योंकि ये तो बड़ी विशिष्ट है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जिसकी भारत को शायद काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो इस ओर क्यों आए आप? सर इसमें जो बचपन में मेरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई हुई थी तो उस टाइम हमें जो पहली प्रायोरिटी होती है कि वो जॉब लेना होता है। तो सर इस विशेष गाइडेंस भी नहीं होता, लेकिन इसमें लगातार सुनते रहते हैं कि सबसे बड़ी जॉब ये होती है कि IAS सिविल सर्विसेज होती हैं। और सर स्कूल में दौरान जब कभी भी SDM जैसे अधिकारी विजिट पे आते थे तो देखते थे कि वहाँ पे सारे लोग जो कर्मचारी अच्छे से काम करने लग जाते थे और अच्छी तरह पढ़ाने लग जाते, तो कहीं न कहीं मन में बैठा रहता है कि सबसे बड़ी सेवा ये होती है, सिविल सर्विस होती है। लेकिन जिस तरीके से सर गाइडेंस मिलता गया और सबसे पहले हमें जॉब लेना था कि हमें आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट, तो इसी तरह सर। चलिए ठीक है। जी सर। अच्छा, वर्तमान समय में भारत के अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए बात करें तो भारत अपने तेल और गैस का कितना प्रतिशत लगभग आयात करता है और लगभग अपने कुल आयात का कितना हिस्सा हो जाता है? सर अभी जो भारत जो आंकड़े हैं लगभग 80% से ऊपर जो क्रूड ऑयल होता है उसको आयात करता है और नेचुरल गैस में देखें सर तो इट्स अबाउट 45% जो अभी नेचुरल 45%। अच्छा, जब हम ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट करने की बात करते हैं कि क्रूड ऑयल इधर से हम शिफ्ट करें तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? सर सबसे बड़ी जो ग्रीन एनर्जी में एक जो होती है जिसमें पॉल्यूशन कम होता है वो ग्रीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है। तो रुकावट सर सबसे पहले तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम जो करंट पे जो अफोर्डेबिलिटी है उसकी प्राइस है वो कम्पिटिटिव हो सके और दूसरी सर जो उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके और जो वर्तमान समय में जैसे कि प्राइस तो अब कम्पिटिटिव आ गई है। अगर आप देखिए रिसेंट जो बिडिंग हुई है तो NTPC ने बिड किया है सोलर पावर का ₹2.35 40 तो अगर हम देखें तो कोल से तो सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा आपकी संभावना है, सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? सर एक तो इसकी जो सर एक कंटिन्यूस सप्लाई होती है, ये इंटरमिटेंट जो सोलर होती है वो इंटरमिटेंट होती है। उसका उपाय क्या होगा? सर उसका ये है कि हमें जो सभी सोर्सेज होते हैं उनको कॉम्बिनेशन में लेना होगा ताकि हमें एक सतत सप्लाई हो सके। कॉम्बिनेशन और एक और कोई पॉइंट बताइए जिससे कि एक पॉइंट आपकी बिल्कुल सही है, दूसरी पॉइंट कोई है ध्यान में? सर इसमें हम ये कर सकते हैं कि सर जो सभी एनर्जी इसको हाइब्रिड रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जैसे सर आजकल हाइब्रिड व्हीकल्स भी आ रहे हैं कि CNG के साथ पेट्रोलियम। अच्छा, मान लीजिए कि देखिए आपने पहली सेवा ली राजस्थान में, फिर आपने दूसरी सेवा ली यहाँ, तो आपने आरक्षण का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि निरंतर आरक्षण मिलना चाहिए या कहीं रोक लगनी चाहिए? सर इसमें जो आरक्षण के संबंध में डिबेट होता है कि ये जो व्यक्ति एक बार लाभ ले लेता है तो उसको ये काफ़ी है और काफ़ी हमारे समाज में चल रहा है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? जी सर, व्यवहारिक रूप से ये मांग की जाती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो आरक्षण की व्यवस्था है जिस तरीके से हमारी नीति निर्माता है कि जो आरक्षण होता है वो सामाजिक और जो शैक्षिक पिछड़ापन होता है कि जिसमें व्यक्ति जो जिस परिवेश से आए बैकग्राउंड से तो वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा, चलिए मान लिया। अच्छा, ये बताइए कि धनबाद में आप पढ़े, लगभग 4 साल आपके जीवन काल का, यौवन काल का वहाँ बीता, तो धनबाद में सबसे बड़ी समस्या क्या आपको लगती है धनबाद शहर की? सर धनबाद की जो सबसे बड़ी समस्या में देखा जाए तो वो कॉल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, इसी के साथ वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है
एक जो सर जो कॉल के कारण जो पॉल्यूशन होता है, एक तरीके से वहाँ पे लगातार कोयले के खनन के कारण काले जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार दिखाई देते हैं सर। एक तो एक बड़ी समस्या के रूप में इसको देखा जा सकता है सर। और दूसरा? और दूसरा सर जो इनइक्वलिटी है समाज के बीच, एक वर्ग तो समृद्ध हो चुका है जो जो कोयले के व्यापार में है, दूसरा जो कमज़ोर वर्ग है आज भी उसकी व्यापार जो रोज़गार है वो सीमित अवेलेबिलिटी है। अच्छा, वहाँ पर एक पर्यावरणीय समस्या हो गई। जो आग लगी हुई है कोल खदानों में वो काफ़ी समय से है और अभी तक बुझ नहीं पाई है, क्योंकि मुझे लगता है 50-100 साल तो हो गए होंगे खनन के। तो आग अभी तक कई जगह मिट्टी में, धनबाद के आसपास आदमी बोकारो की ओर जाए, मैं एक आध बार गया हूँ, तो वहाँ लगता है धुआं निकल रहा है। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? सर इसका एक तो जो सबसे पहले ये हो सकता है कि हम जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, सबसे पहले उनको जो अभी पुनर्वास तो किया गया है, लेकिन कुछ भी लोग अभी भी वहीं रह रहे हैं और अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना होगा। दूसरा है कि सर जैसे हम इधर जो अवैध रूप से खनन गतिविधि चल रही है, इनको सबसे पहले रोकना होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, जो मीथेन का रिसाव होता है उसके लिए। और तीसरा सर ये कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के उपाय होते हैं, जैसे पेड़ लगाना या जो जल का संरक्षण करना, इस तरीके से बहुआयामी उपाय के द्वारा हम इसको फ्यूचर में रोक सकते हैं सर। ओके, अब पेट्रोलियम अब इंजीनियरिंग है आपका। अभी कुछ दिनों में देखते हैं कि पेट्रोलियम का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्यों इसको जीएसटी में क्यों नहीं शामिल कर लिया जा रहा है? सर इसमें जीएसटी में शामिल इसको करने के प्रयास हुए थे। जो जीएसटी काउंसिल में जो सर वार्तालाप चर्चा हुई थी, तो इसमें ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो उसके कारण उन्होंने ये बोला कि आने वाले टाइम पे इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो इसको फिलहाल हमारे जो जीएसटी लागू होने के कारण जो रेवेन्यू के सोर्सेज कम होंगे, तो हमारे पास कुछ सोर्स रहने चाहिए ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से। कौन सी कमेटी बनी थी इस पर? किसी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी क्या इस पर? सर माफ़ी चाहूँगा सर, अभी मुझे। ओके। अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने कहा है कि भाई राजद्रोह का जो धारा है उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो राजद्रोह क्या है और देशद्रोह से कैसे अलग है? सर जो राजद्रोह ये अंग्रेज़ों के दौरान आईपीसी में इसको कौन सी धारा थी सर? 124A सर। कब लागू हुई थी इसे? सर माफ़ी चाहूँगा, एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं सर। तो इसमें सर जो किसी भी लिखित या मौखिक तरीके से जो देश की स्थापित सरकार है उसके प्रति विद्रोह की चेतना फैलाना, और राष्ट्र के प्रति ऐसे जो सर एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं नहीं बताऊँगा, जो सारा आंसर सर उसको मैं बता पाऊँगा। राष्ट्र के प्रति या सरकार के प्रति? सर इसमें जो उसका भाव ये है कि जो राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति, क्योंकि जो सरकार है उसके प्रति तो हम उसकी आलोचना ही कर सकते हैं अगर वो, क्योंकि लोकतंत्र। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि राजद्रोह को हटा दिए, देशद्रोह को ना हटाइए। जी सर। सर इसमें राजद्रोह सर सबसे बड़ा होता है कि देशद्रोह होता है सर। देशद्रोह की, देश की जो व्यवस्था है, देश की संस्था है, उनके प्रति विद्रोह। और सर जो राजद्रोह सर, इसमें जो सरकार के प्रति विद्रोह नहीं करना, सरकार के प्रति जो आलोचनाएं होती है, आंदोलन होते हैं, उसकी सरकार की आलोचना का हक तो प्रत्येक नागरिक को है, अगर वो गलत तरीके से काम करी सरकार तो। सर इसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, आपने कहा कि सरकार का, जब कोर्ट की कोई अवहेलना करता है तो उसको तो कोर्ट अवमानना का दोषी ठहरा के उसको सजा दे देता है, तो कोर्ट अपने पास रखना चाहता है, लेकिन सरकार के आलोचना जो कर रहे हैं उसको हटाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा तो क्या आपको कोई कन्फ्लिक्ट शुरुआत नहीं हो जाएगी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच? सर जो इसमें जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेके एक कुछ विशेष मामलों में कोर्ट के द्वारा उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में माना जाता है, जिसमें कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उसकी आलोचना लॉजिकल तरीके से की जा सकती है, लेकिन किसी जज के प्रति या उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसके अंदर उसका करना जजेस के खिलाफ या उसके जुडिशरी के खिलाफ, तो उसको जुडिशरी की जो फेयरनेस है और इंडिपेंडेंस, उस पर आक्रमण की तरह देखा जाता है। जबकि सर इसमें जो एक सरकार होती है उसमें एक लोकतंत्र की मूल भावना ये होती है कि जो जनता की राय है उसको सुने। अगर जनता आलोचना करी तो उसको अगर सही है तो उसको उसमें अपने डिसीजन में उसको शामिल कर रहे। चलिए, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैंने आपका जो सब्जेक्ट है
हिंदी साहित्य में जो प्राचीन स्वतंत्रता के पूर्व जो लेखक हुए हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को बहुत अधिक उसकी आलोचना की। क्या कुछ ऐसे हिंदी साहित्यकारों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने आलोचना की अपने नाटकों में, अपने किताबों में? हाँ सर, इसमें एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखक है सर, और सर इसमें प्रेमचंद ने किया है क्या इसकी? प्रेमचंद के नाटक तो पढ़े होंगे आप? हाँ सर, प्रेमचंद के सर उनकी कहानियाँ और उपन्यास है सर उनके ज़्यादा। नाटक तो इस मामले में उनकी एक हाँ, है सर। मैंने उपन्यास में। जी सर। क्यों आलोचना की पुलिस की? सर उसमें जो एक पुलिस की तरह से एक तरीके से जो व्यवहार किया जाता था, वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के जो सिद्धांत उसके विपरीत होता था, और उस टाइम उनका शोषण किया जाता था। जैसे उसमें उस टाइम भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियाँ थी जो पुलिस शासन में, जो सरकारी नौकर थे उनके द्वारा, और उनका शोषण किया जाता था एक तरीके से। जी ओके, आपने रामचरितमानस भी पढ़ा होगा? जी सर, ज़्यादा नहीं पढ़ा सर, मैंने सुना है सर। ओके, इसके मूल रचनाकार कौन थे? सर रामचरितमानस सर गोस्वामी तुलसीदास जी। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? सर इसमें जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है वो लगभग 2000 साल पुरानी लैंग्वेज, और जिसमें जो समृद्ध मात्रा में साहित्य लिखा गया हो, प्राचीन साहित्य अवेलेबल, उसको क्लासिकल लैंग्वेज में कैटेगरी में डाला गया है सर। जो कौन कौन से लैंग्वेज हैं क्लासिकल लैंग्वेज में? सर इसमें अभी 6 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, ओके, संस्कृत। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप राजस्थान से हैं और 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का इतिहास जो है वो राजपूतों के इर्द गिर्द घूमती है, और राजस्थान उसका क्या था? केंद्र बिंदु था। राजपूतों ने अन्य राजाओं के साम्राज्य विस्तार में, उसकी स्थापना में मदद की, लेकिन राजपूत स्वयं अपने साम्राज्य क्यों नहीं स्थापित कर पाए भारत में? सर इसमें जो राजपूतों के जो शासनकाल रहा था, तो उसमें जो क्षेत्रीय उनका साम्राज्य बना पाए थे वो, तो आपस में ही वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और एक बड़े जो भावना थी एक बड़े क्षेत्र पे, तो वो किसी जो सिंगल एकल राज्य था वो स्थापित नहीं हो सका था। आपस में एक दूसरे के सीमित क्षेत्र में रहे थे वो सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये जो तालिबान जो आतंकवादी ग्रुप है, पश्चिमी देश ही नहीं चाहते कि ये आतंकवादी गुट समाप्त हो? सर इसमें जो विभिन्न देशों की नीति है, विदेश नीति, वो अपने हितों से परिचालित है, जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग हित शामिल होते हैं। इस कारण से उस जो आतंकवादी संगठन तालिबान जैसे, उनको लूपहोल्स मिल जाते हैं, और कई देशों से उनको सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इसकी वजह से वो पावरफुल भी होते जाते हैं, और आपस में देशों की स्वार्थ नीति के कारण उनको पनपने का मौका मिल जाता है सर। प्लीज। ओके, राजेश कुमार मीना जी, आप राजस्थान से हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि राजस्थान को रंगीलो राजस्थान क्यों कहते हैं? सर इसमें जो इसकी जो रंगीली संस्कृति है सर, हम जाएंगे तो अलग अलग वेशभूषा, खान पान, विभिन्न लोकगीत, और इसका भौगोलिक स्तर पे भी सर, तो इस तरीके से एक रंगीन कल्चर दिखाई देती है सर। तो इस कारण रंगीलो राजस्थान जो जीवंतता होती है उसको इस शब्द में बताया जाता है कि हमारा रंगीलो राजस्थान। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवा लिया है? अच्छा, ये जो वैक्सीन जो है, ये इसमें 2 तरह के वैक्सीन है, एक एक्टिव वैक्सीन है, एक इनएक्टिव वैक्सीन है। ये क्या होता है? सर माफ़ी चाहूँगा अभी एग्जैक्ट। अच्छा, आपको कौन सी वैक्सीन लगी है? सर कोविशील्ड। अच्छा, कोविशील्ड लगा है। तो कोविशील्ड किस कंपनी ने कोविशील्ड को निर्मित किया है? सर ये एस्ट्राजेनेका कंपनी ने सर। और कोई भारत का भी? सर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके अलावा भारत ने कोवैक्सीन डेवलप किया है, इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? सर इसको भारत बायोटेक। अभी कोरोना पैंडेमिक बहुत तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी 1-1.5 साल से सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो कोरोना जो वायरस है, कोविड-19, तो आपको पता है, कोविड-19 के अलावा कोई और डिजीज़ जो कोरोना वायरस से उत्पन्न हुआ था पहले? सर इससे पहले सार्स भी कोरोना वायरस हुआ था सर, मर्स, MERS, ये भी कोरोना वायरस की फैमिली। सार्स को क्या कहते हैं? सार्स का पूरा नाम क्या है? सर इसका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मर्स को?
सर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्यों कहते हैं उसे? सर ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उसमें देखा गया था सर, नामकरण तो WHO के द्वारा किया जाता है, तो इस आधार पे किया गया होगा सर। ओके। अभी एक बहुत इश्यूज बहुत तेजी से पेगासस इश्यूज आप सुन रहे होंगे। तो पेगासस और हैकिंग ये दो शब्द हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों को क्या डिफाइन कर सकते हैं क्या? पेगासस क्या है और हैकिंग क्या है? सर इसमें जो पेगासस एक इजरायली कंपनी है ना, उसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से जो किसी व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है उसको बिना मालूम हुए उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मोबाइल की वो प्राप्त की जा सकती है। जबकि सर हैकिंग में किसी का जो कंप्यूटर है या जो स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको हैक किया जा सकता है कि उसकी सूचनाओं को कंट्रोल में किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो सर पेगासस उसी का एक अगला एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम केवल मिस कॉल देखे ही हैकिंग का एडवांस? जी सर, इसको हैकिंग जैसा सिमिलर माना जा सकता है सर, एडवांस रूप। अच्छा, आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग धनबाद से आपने किया है, जादूगोड़ा का नाम सुना होगा? जादूगोड़ा क्यों फेमस है? सर ये झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए। यूरेनियम खनन के लिए है, यानी हमारा प्रथम यूरेनियम खनन वहाँ से जादूगोड़ा भारत में, झारखंड से ना? जी सर, माफ़ी चाहूँगा, प्रथम का तो मालूम नहीं लेकिन जादूगोड़ा में यूरेनियम। अच्छा, पेट्रोलियम पदार्थों से बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। आप क्या कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो और पूंजीवादी भी बने रहे? क्योंकि देखिए किसी भी देश के लिए पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और पूंजी भी कम रहेगा तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण संरक्षण और पूंजीवाद दोनों को साथ साथ ले चलने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आप अपने विचार स्पष्ट करें। सर इस सबसे पहले तो हमें जो ग्रीन जीडीपी है इसका कॉन्सेप्ट लाना होगा जिसमें जो हम संतुलित और समावेशी विकास इसकी अवधारणा को साथ में लेके चल सकते हैं, जिसमें अगर कोई आर्थिक गति भी की जाती है तो उसमें जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको ऑफसेट करने पे भी ध्यान दिया जाएगा सर। तो इसी आधार पे जो विकास की रणनीति है जिसको आर्थिक विकास की रणनीति होती है, तो इसमें पर्यावरण संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए जिसमें नई टेक्नोलॉजी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है और जो फॉरेस्ट को जो वनों के संरक्षण जैसी नई तकनीकी लाई जा सकती है। और दूसरा जो ग्रीन हाउस एमिशंस जो होते हैं उनको कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और एनर्जी एफिशिएंट ऐसे उपकरण नए विकसित किए जा सकते हैं। और सर जो कार्बन एमिशन होता है उसके लिए उसको ऑफसेट करने के लिए जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया या इसको आजकल सर नई टेक्नोलॉजी वारी के उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जा सकता है, कार्बन CO2 को लेके। तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी और सर लोगों में ये जागरूकता कि पर्यावरण का संरक्षण और हमें साथ में ही रखना है, तो इस तरीके। अच्छा, आपने अपनी हॉबीज़ में बैडमिंटन आपकी हॉबी है, बैडमिंटन का प्रशासन से कुछ रिलेशन है क्या? प्रशासन या आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इसका संबंध बैडमिंटन स्पोर्ट्स से? सर एक तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि प्रशासन में जो फिजिकल और मेंटल रूप में सर कि जो एक प्रशासक अगर बैडमिंटन एक एज ए स्पोर्ट्स के रूप में लेता है तो वो एक फिजिकली रूप से एक्टिव भी रहेगा और जो मेंटल रूप से वो डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग उसमें भी इन चीज़ों को सीख सकता है बैडमिंटन से। और दूसरा से प्रशासन में बैडमिंटन में भी आजकल जो हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो एक बैडमिंटन का एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है सर कि हम खिलाड़ियों को बढ़ावा दे स्ट्रक्चर स्कूल से लेवल लेकर जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल का प्लेयर तैयार करने के लिए इस तरीके से भी इसको प्रशासन को देखा जा सकता है। अच्छा राजेश जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पैंडेमिक और एंडेमिक डिजीज़ के दो स्वरूप हैं, ये दोनों क्या है? पैंडेमिक क्यों कहा जाता है और एंडेमिक क्या होता है? सर ये जो डिजीज़ के प्रसार को लेके उसकी जो व्यापकता है उसको लेके दो अलग अलग ये शब्दावली होती है। जो एंडेमिक होते हैं वो स्थानिक स्तर या लोकल स्तर पे जो बीमारी प्रसारित होती है तो उसको एंडेमिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब ये व्यापक लेवल पे फैल जाती है तो इसको पैंडेमिक महामारी बोला जाता है सर। ओके, सर
राजेश जी, आपका साहित्य है, जी सर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? सर इसमें जो स्वर्ण काल को इसलिए कहा जाता है कि सर इसमें जो एक तो समृद्ध साहित्य इसमें रचा गया था, और दूसरा जो इसमें एक सांस्कृतिक समन्वय जो जैसी, चाहे वो वर्गों के लेवल पे हो, चाहे भाषाई लेवल पे हो, और सांप्रदायिक लेवल पे हो, तो इसमें वो साहित्य रचा गया था। और दूसरा सर एक जो भारतीय समाज की व्यापकता को, इस काल में रामचरित्र जैसे महाकाव्य लिखे गए थे, और कबीर जैसे व्यक्तित्व भी पैदा हुए, इसी काल के व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक समाज को एक क्रांतिकारी रूप से एक नई दिशा दी थी। और सर इसमें जो सांप्रदायिक सद्भावना जैसे कवि थे अच्छा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, हिंदी साहित्य जो है, और बदलते हुए इस दौर में या वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी की महत्ता अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो नई शिक्षा नीति में हिंदी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया है? जी सर। राजभाषा के रूप में इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है? सर इसमें जो नई शिक्षा नीति में एक जो मातृभाषा है इस पे बल दिया गया है कि बच्चों को जो शुरुआती स्तर पे मातृभाषा पे एजुकेशन देनी चाहिए। तो इस रूप में देखा जाए तो हिंदी भारत की लगभग 42% लोगों की प्रथम भाषा है, और 30% के आसपास लोगों की द्वितीय भाषा के रूप में आती है। तो लगभग जो एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास हो सकता है। दूसरा सर जो उच्चतर शिक्षा है इसमें भी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाई जा रही है। तो सर इसमें जो भाषा के स्तर पे भी कि हम विभिन्न भाषा में, तो इसमें हिंदी में आजकल पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग लेवल पे पाठ्यक्रम भी स्टार्ट किए जा चुके हैं। और दूसरा सर जो एक टेक्नोलॉजी के स्तर पे जो एक जो AI का इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज को ट्रांसलेशन वगैरह, तो इस स्तर पे हिंदी को भी समृद्ध किया जा सकता है टर्मिनोलॉजी के स्तर पे। अच्छा, महिला आंचल पर हम लोग बात करते हैं, कहा जाता है ये आंचलिक उपन्यास है। कोई भी उपन्यास आंचलिक उसको कब कहा जाता है? सर आंचलिक उपन्यास वो होता है जो किसी अंचल विशेष के सभी आयामों में, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, उसमें व्यापकता से उस अंचल विशेष का वर्णन करता है। तो हम अगर उस उपन्यास को पढ़ के हमें लगे कि हम उस अंचल विशेष को पूरी तरह जानते हैं, तो वो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। अभी अगर हम देखते हैं तो मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि कुछ रोहिंग्या घुसपैठिए जो है उनको तस्करी करके लाया गया। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा खतरा है ना? तो इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी सर, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हमें सबसे पहले जो हमें जो सीमा प्रबंधन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तस्करी होती है, तो सबसे पहले हमारे सीमा प्रबंधन को मजबूत करना होगा। सर दूसरे स्तर पे जो जिन देशों के साथ हमारी सीमा लगी हुई है, तो वहाँ की जो सरकार है उनके साथ भी हमें समन्वय करके ऐसी इस जो वहाँ के तंत्र के साथ सहयोग करते हुए इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। और सर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो हमें जो हमारे जो तंत्र हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस तंत्र हो, चाहे हमारे जो पुलिस तंत्र हो राज्यों के स्तर पे, तो उसको मजबूत करना होगा, ताकि सभी राज्य इस पे समन्वय करते हुए इस पे रोक लगा सके। और दूसरा सर जो तस्करी का जो कभी संगठित अपराध में भी शामिल हो जाता है, तो हमें व्यापक स्तर पे समन्वय करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस संगठित अपराध पे रोक लगानी होगी। और दूसरा सर उसमें जो पुनर्वास जैसे इनके उपाय भी करने होंगे, ताकि जो तस्करी के जो लोग पकड़े जाते हैं उनके बच्चों की और परिवार का ध्यान रखा जा सके, ताकि इस अपराध के दलदल से वो बाहर निकल सके। तो इन सम्मिलित उपाय। अभी इधर देखा जा रहा है कि जो संसद सत्र चल रहा है वो विपक्ष के द्वारा बाधित किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उचित नहीं है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है उसकी भूमिका क्या सिर्फ यही है कि वो संसद न चलने दे,
कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इन सारी घटनाओं से विपक्ष अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है भारतीय राजनीति में? सर किसी भी मजबूत लोकतंत्र का आधार एक सशक्त विपक्ष होता है। तो विपक्ष ही वह होता है जो सरकार की जो कमजोरियां है, जनता की जो आवाज़ है, अगर सरकार उनको ढंग से सुन नहीं पा रही तो विपक्ष मजबूत रूप से उनको सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन उसका सकारात्मक रचनात्मक उपयोग किया जाना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध किया जाना एक उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर हम सही तरीके से विरोध कर रहे हैं और दूसरा, अगर सरकार भी विपक्ष की जो जायज़ मांगे हैं, जो उचित है कानूनी रूप से, या जनता की जो बड़े व्यापक वर्ग की मांग है, और तो उसको भी उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और हमारी संसद के पास सर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बने हुए हैं कि वो एक जो व्यापक लोकतंत्र की व्यापक भावना, उसके हिसाब से विभिन्न कमेटियाँ होती हैं और डिबेट डिस्कशन भी होता है। तो इसको हमारे तंत्र बना हुआ है, बस उसको मूलभूत रूप से और व्यावहारिक रूप से लागू करना है। तो सर विपक्ष तो हमेशा, जब तक हम सशक्त लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा, 1991 के बाद से जो हमारे यहाँ LPG लाया गया, इसका एक सबसे बढ़िया, मतलब हम कह सकते हैं जो आउटकम रहा वो ये रहा आर्थिक तौर पर कि महिलाएं सशक्त हुई, लेकिन सामाजिक रूप में परिवार टूटने लगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सर इसमें देखा जाए तो जो LPG के कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए और कुछ नकारात्मक इसके जो है रिजल्ट भी सामने आते हैं। तो इसमें जो महिलाओं की, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उनको रोज़गार के नए अवसर मिले हैं और उनकी आर्थिक इंडिपेंडेंस भी बढ़ी है। तो इस अब आज वो घर से, गांवों से बाहर निकल कर शहरों में इंडिपेंडेंट रूप में काम करने लगी और खुद का सेल्फ डिसीजन भी लेने लगी है। इस आधार पे तो इस तरीके से समाज में कुछ परिवर्तन तो इस आधार पे आएगा कि वो जैसे एक शादी संस्था नाम की संस्था होती है, तो उसमें वो अब महिलाओं का डिसीजन, पहले एक तरह से जो पितृसत्तात्मक सत्ता होती है तो उसमें उनके ऊपर थोपा जाता था, आज वो कुछ सक्षम होती है तो उस हिसाब से डिसीजन लेती है। और यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ असर पड़ा कि अब अगर जानबूझ के अलग हो रहे हैं या कम या दबाया जाता तब अलग हो। सर इसमें केवल महिलाओं की भूमिका नहीं है, आजकल जो पुरुष वर्ग है जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हुए, तो वो आज फैमिली के रूप में एक सोच बदल चुकी है। एक वो रोज़गार के रूप में अपने नए नए अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना चाहते हैं, एक शादी भी डिले करते हैं जैसा आजकल देखा जा रहा है। तो और सिंगल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें पुरुष और महिलाओं की बराबर भूमिका है। अच्छा, एक चीज़ मान लीजिए आप SDM है, कहीं पोस्टेड है, एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया राजस्थान MP वाले इलाके में, गर्मियों के दिन में तापमान 48-47 चला जाता है, लंबा ट्रैफिक जाम है, कुछ मुद्दा आ गया, ऐसे में क्या लाठी चार्ज कराए? मान लीजिए कोई राजनीतिक दल विरोध कर रहा है और उसमें लंबा जाम लगा दिया, दोपहर का समय, गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही, तो आपके पास लाठी चार्ज का एक उपाय बचता है कि अब यही अंतिम उपाय है, तो आप क्या लाठी चार्ज करवाएंगे? 3-4 घंटे निकल चुके हैं, लोग बस में बैठे हुए हैं बिना पानी के, 4 किलोमीटर का जाम है, सबको आप पानी दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? लाठी चार्ज कराएंगे तो हो सकता है आपके नौकरी पे भी असर पड़े। जी सर इसमें लाठी चार्ज एक विकल्प नहीं होगा। अगर लाठी चार्ज हो गया तो इसमें भगदड़ जैसी संभावना होगी, तो वो ट्रैफिक जाम की जो समस्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी, जो लोग फंसे हुए हैं उनको जैसे पानी जैसी मूलभूत ज़रूरत है वो पूरी हो, ताकि 48 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ताकि किसी व्यक्ति को नुकसान ना। देखते हैं अगर हाईवे जाम हो जाता है तो उतनी पानी की व्यवस्था करना व्यवहारिक तौर पे खासकर बहुत मुश्किल होती है कि इमीडिएटली आप टैंक का इंतजाम करें। क्यों? जी सर इसमें जो जाम लगा हुआ है तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो इसमें संभावना है कि कोई व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, तो उससे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर हम इस चीज़ को ध्यान। बाकी हम लगातार कोशिश करेंगे ट्रैफिक को धीरे धीरे निकाला जाए, क्योंकि लाठी चार्ज का तो सर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ उसको बिल्कुल आप नहीं लाठी चार्ज। लास्ट में अगर कोई समस्या उत्पन्न करता है तो सर। अच्छा, आपका हिंदी साहित्य है और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं। जी सर। एक थ्योरी कहती है कि आप यूरोप पे जितने भी देश में चले जाएं वहाँ शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में दी जाती है। भारत में 2 वर्ग आ गया, एक जो हिंदी एजुकेटेड रहा, दूसरा इंग्लिश हो गया।
तो इंग्लिश शिक्षा जो अंग्रेजी में शिक्षा जो स्कूलिंग हो रही है उसका विज्ञान और गणित पर क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा या गलत जो भी है दोनों चीज़। अगर हम पहले बात में पूछना चाहूँगा कि मैथ और साइंस के लर्निंग का अंग्रेजी माध्यम में होने से क्या असर पड़ा है, दुष्प्रभाव, उसके बाद प्रभाव बताइएगा। सर इसमें जो व्यक्ति की जो सीखने की क्षमताएं होती है वो लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं होगी, उसकी जो एबिलिटी होती है जो जन्मजात एबिलिटी होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। एक व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें मौलिक तरीके से सोच पाता है, उसमें क्रिएटिविटी उसमें ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू जी सर, थैंक यू।